हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस पे, जिसमें आज हम बात करेंगे 24 अगस्त 2023 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप इस चैनल की जो पीडीएफ है वो अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप सिविल एनालिसिस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का आर्टिकल है, दो आर्टिकल मैंने बात किया है। वो पहला है ऑन द मून, ओवर द मून। जैसे कि आप जानते हैं चंद्रयान 3 हमारा किस तरह से सक्सेसफुली लैंडिंग हुआ है, उसके बारे में यहाँ जो है डिस्कस की जा रही है और उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बताई जा रही है। क्या खोज करेगा, क्या चीज आगे बढ़ाएगा और क्या सीख मिली है हमारी पुरानी जो चंद्रयान 2 हो गई या फिर जो अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू हमें क्या सीख मिली है, उन चीजों के बारे में बात करेगा। और साथ ही साथ ये भी बताएगा किस तरीके से हम और आगे की तरफ फर्दर पुश कर सकते हैं अपने मिशंस को। ठीक है। और दूसरा आर्टिकल है द यूके इंडियन रिलेशनशिप इज अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि यूके और इंडिया की रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अगर बात करें ऑन द मून, ओवर द मून, क्या बताया जा रहा है। चंद्रयान 3 सिग्नल द लॉन्च ऑफ इंडिया टाइम इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। कहीं ना कहीं अभी अगर देखा जाए चंद्रयान 3 जो कि कल हमारे लैंड हुआ है, कब 23 अगस्त 2023 को, कब हुआ है आपके 6 बजकर, जो कि ऑफिशियल टाइम ली गई थी 4 मिनट पे, उस टाइम पे ये क्या हुआ है, लैंड हुआ है। ठीक है, जिसमें ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑथर बताने की क्या कोशिश कर रहा है। एट 5:40 PM अगस्त 23 को चंद्रयान ने क्या किया, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो कितने किलो का था, 1.7 टन का हंक था, जो कि मेटल, प्लास्टिक, ग्लास स्पीड से बना हुआ था, जो कि ऑर्बिट कम से कम 30 किलोमीटर एबव था। कब, 5:40 पे, यानी कि 5:40 PM पे ये कितने किलोमीटर एबव था, 30 किलोमीटर एबव था। लेकिन नेक्स्ट 23 मिनट में इसने एक हिस्ट्री रच दी, एक इतिहास रच दिया, जिसमें इसने अपने आप को प्रूव भी कर दिया। और किसके थ्रू, गाइडेड सूटेड ऑफ सेंसर लगे हुए थे, एक्चुएटर लगे हुए थे, जिनके थ्रू इसने एक सफल पूर्वक क्या किया, मून के सरफेस पे लैंडिंग किया। जब ये टच किया, जो मून को टच किया, वो कब टच किया, 6 बजकर, यानी कि 6:04 पे इसने क्या किया, मून को कहीं ना कहीं टच किया। और यहाँ पे जो इंडियन स्पेस रिसर्च के लोग थे, जो वहां के सेंटर के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को अपने यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया। और इंडिया की अगर बात की जाए, केवल चौथी ऐसी कंट्री बन गई है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई, कहाँ पे, स्पेस क्राफ्ट ऑन मून पे। मून पे जो है लैंड करने वाली चौथी सबसे बड़ी जो कंट्री है वो बन चुकी है। अगर हम देखें, हमने जो लैंड किया है वो कहाँ पे किया है, आपके सदर्न पोल में, यानी कि साउथ पोल के रीजन में, जो कि डार्क एरिया है, वहां पे हमने लैंड करके अपना इतिहास जो है रचा है। अगर हम इसके बहुत सारी चीजों को देखें, ये हमारे लिए सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन बना है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से, एक सिंपल तरीके से हमने क्या किया है, इसको जो है हमने इतिहास जो है रचा है। अगर हम बात करें रिसोर्सेस की, जैसे कि हमें पता है हमें जो है रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है, और उस कैपेसिटी के साथ हमने कहीं ना कहीं इस चीज को अंजाम दिया है, जिससे कि जो ह्यूमन इच्छा है, जो इंसानों की इच्छा है, ह्यूमन विल है, उसको किस तरह से जीत में बदला जाए और उसकी तरफ किस तरह से बढ़ा जाए, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं इसने जो चंद्रयान 3 है वो लोगों की जो गैल्वेनाइज है, उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको क्या किया है, बढ़ाया है, और अब जो है वो इंडिया में देखी जा सकती है। अगर हम इमीडिएट इम्प्लीकेशन की बात करें, चंद्रयान 3 में जो लैंडर है, अब वो क्या करेगा, मून के जो मून से जो हमने फेलियर मिशन है, जो कि जिस तरह की जो पहले हमारी जो चंद्रयान 2 है वो फेलियर मिशन था, जिसमें लैंडर जो है ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया था, जो कनेक्शन जो है टूट गया था, वो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 में हमें ये देखने को मिला है। अगर हम बात करें सितंबर 2019 में, तो चंद्रयान 2 ने क्या किया था, 2.1 किलोमीटर एबव लूनर सरफेस, यानी कि 2.1 किलोमीटर ऊपर से ही क्या किया था, इसरो के साथ जो अपनी कांटेक्ट है उसको क्या कर दिया था, लॉस्ट कर दिया था। और जिसके वजह से, संपर्क टूटने की वजह से कहीं ना कहीं वो जो चंद्रयान 2 है, हमारा मिशन क्या हुआ था, अनसक्सेसफुल हुआ था। उस डाटा के ट्रांसमिशन से
किसके द्वारा? लैंडर के द्वारा जो हमें डाटा ट्रांसमिटेड हुआ उसके थ्रू हमने क्या किया, अदर रिसोर्सेज इंक्लूडेड किया है जो कि चंद्रयान ऑर्बिट में थे, और साथ ही साथ उन सारी चीजों को हमने क्या किया, इकट्ठा किया। पीसेस ने, इसरो ने उसके पीसेस को इकट्ठा किया, लैंडर की प्रीमेच्योर प्रीमाइसिस को, डिमाइसिस जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉर्ट आउट किया, और उसमें 21 सब सिस्टम को मॉडिफाई करके चंद्रयान 3 में लैंडर को मॉडल जो है अपग्रेड किया है। बाद में इसको और भी ज्यादा तरीके से जो है बेटर तरीके से बनाने की कोशिश किया जाएगी। अगर हम एक कंपोनेंट की बात करें, वो कहीं ना कहीं जब फेलियर होता है तो वो उस दूसरी जो कंपोनेंट है वो उसकी जगह कहीं ना कहीं लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस चीज को बताया जा रहा है। अगर हम बात करें एक ब्रॉडर व्यू की, जो चंद्रयान साइट में हमें इंपॉर्टेंट दिखा, इंडिया जो है अब क्या है, एक मेंबर बन चुका है आर्टेमिस अकॉर्ड का, जिसमें यूएस लेड मल्टीलेटरल एफर्ट लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि ह्यूमन को जो है मून में भेजा जाएगा 2025 में। यानी कि आर्टेमिस मिशन अकॉर्ड्स आपको याद होना चाहिए। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है कि इसके थ्रू जो इंडिया अब एक पूरी तरीके से एक सफल जो है वो मेंबर बन चुका है, जिसमें यूएस की जो है आर्टेमिस अकॉर्ड किसका है, यूएस का, जिसमें ह्यूमन को ये प्लान किया जा रहा है कि 2025 तक उनको चांद तक भेजा जाए और एक्सप्लोरेशन किया जाए। उसके बाद एक्सपेंड किया जाएगा ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन को, जिससे कि अर्थ के जो आज पड़ोस में जो सोलर सिस्टम में जो एरिया है उनको ठीक तरीके से एक्सप्लोर करने की बात जो है यहाँ की जा रही है। अगर हम बात करें इंडिया की अचीव की, तो इंडिया ने इसको पहले भी अचीव बहुत अपॉर्चुनिटी के साथ अचीव किया है, और इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अदर आर्टेमिस कंट्रीज के साथ इंटरेस्ट होके वो मैक्सिमाइज जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी स्पेस सेक्टर में दे सके। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यूएस के साथ। अगर हम रसिया और इंडिया की बात करें, वो सिर्फ मून के सरफेस पे जो लैंडिंग कर रहे थे इस वीक में, क्योंकि आपको पता है जो रसिया का लूना 25 था वो भी जा रहा था, और आपके इंडिया का चंद्रयान 3 भी जा रहा था। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, लूना जो 25 पे वो 19 अगस्त को क्या हुआ, उनकी कंट्री की जो एबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको खो दिया। यानी कि लूना 25 क्या हुआ, फेलियर हुआ, और उससे उनके जो लिमिटेड फैशन है उसको कहीं ना कहीं, और देखिए कोई चीज अगर फेलियर होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो आज रुक जाए। चाहे आप एग्जाम के टाइम पे हो, एक बार फेलियर होने का मतलब ये नहीं कि आपकी सब कुछ खत्म हो गई। उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये बताया जाता है कि आप किस जगह पे जो है फेल हुए। वही चीज यहाँ पे रसिया के साथ भी हुआ है, और हम इस चीज को काफी समय से देख के भी आ रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम की बात करें, जो लीड करता है किसके द्वारा, विद चाइना एज ए पैरेलल एक्सिस के थ्रू ऑन आर्टेमिस अकॉर्ड। यानी कि आर्टेमिस अकॉर्ड जिस तरह से मून पे ले जाने की बात की जा रही है, उस तरह से जो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम जो है उसको कहीं ना कहीं बनाने वाले हैं, और उसको लीड जो है किसके साथ किया जा रहा है, चाइना के साथ पैरेलल एक्सिस के साथ भी किया जा रहा है, जिसमें चंद्रयान 3 का जो इस तरीके के जो सक्सेसफुल होना इंडिया को कहीं ना कहीं ये डेमोन्स्ट्रेट दिखाता है कि इंडिया अभी बहुत सारी बड़ी जो मेजर इंटरप्लेनेटरी स्पेस ऑर्बिटल होगी, लैंडर होगी, इन सब पे कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से परिचित हो गया, और इस पे बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम करने वाला है। चंद्रयान 3 की बात करें, जो रोवर था वो कहीं ना कहीं रूडिमेंट्री था, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फोकस एरिया को, जो इंडिया की स्पेस प्रोग्राम है उसके इंपॉर्टेंट फोकस एरिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाने वाला है। और साथ ही साथ इनकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है। जो डाटा है चंद्रयान 3 से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए वो कहीं ना कहीं क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि ये एक इस तरह की पहली फिजिकली और केमिकली थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉइल है, सब सॉइल है और एयर है, जो मून की सरफेस के साउथ पोल में है, उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करेगा। तो इंडिया अब क्या करने वाली है, अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करने वाली है, सुपीरियरिटी लेने वाली है, जिसके वजह से वो क्या करेगा, जो अदर स्पेस कंट्रीज है उनके साथ अपने आप को कंपेयर करने की बात कर रहा है, यानी कि उनके साथ कंधे से कंधे मिलाने की, चलने की बात जो है यहाँ हो रही है। अगर हम और बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है एडवांसमेंट की मतलब जो सोलर सिस्टम है या कंडक्टिंग स्टेलर साइंस है उसमें अपनी जगह को कहीं ना कहीं और ज्यादा एडवांस करने की भी यहाँ पे बात की जा रही है। इंडिया का जो इस तरह की रिसर्च में सफल होना तो कहीं ना कहीं एडवांसमेंट की तरफ जो है बढ़ता है। अगर हम बेटर स्पेस बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जो कि इंडिया ने अभी लार्जली कंसर्न है और
अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग, इस तरह की जो चीजें हैं कहीं न कहीं आगे आने वाली है, जिसमें हमें देखने वाली है एस्ट्रोस्टैट्स में और आपके आदित्य L1, एक्सपोसैट, निसार मिशन, इन सब में हो सकती है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को और ज्यादा तरीके से और ज्यादा बेटर तरीके से अपने आप को बढ़ा सके। अगर हम बात करें चंद्रयान 1 साइंटिफिक वेल इक्विप्ड, जबकि जब मार्स इस मिशन को लॉन्च किया गया उसको भी इंप्रूवमेंट किया गया, यानी कि चंद्रयान 1 से हम देखिए चंद्रयान 1 को लॉन्च किए थे तो उसके धीरे धीरे हमने क्या किया, जो इंप्रूवमेंट है वो मार्स ऑर्बिट मिशन में भी दिखा और वही चीज इंप्रूवमेंट हमें अब जो है चंद्रयान 2 में भी दिखा था और वो इंप्रूवमेंट अब हमें फेलियर होने की वजह से चंद्रयान 2 के 3 में भी हमें देखने को मिला। अगर हम बेटर साइंस की रिजल्ट की बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें रिसर्च में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि इंडिया के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही यहाँ जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ जो स्पेंड है वो हमें कट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो मिशन डिजाइन करने वाली जो साइंटिफिक आउटपुट है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा और लॉन्चेबिलिटी को और ज्यादा जो है साइंटिफिक बनाना पड़ेगा। अगर हम लैंडिंग की बात करें, यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लैंडिंग, क्योंकि हमारी जो चंद्रयान 2 जो फेलियर हुआ था वो किसके वजह से हुआ था, लैंडिंग के वजह से, क्योंकि लैंडर ठीक से काम नहीं कर पाया इस वजह से। अब हमने सेकंड फेज जो है इंडिया का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम कहीं ना कहीं देखा और उसमें लैंडिंग को किस तरीके से लाया गया वो भी समझते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, किस तरीके से इंडिया ने अपने आप में ये लैंडर को डेवलप किया, उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए किस तरीके से जो इंडिया है वो अलग देशों से लैंडर के लिए अप्रूवल लेना चाहता था, लैंडर की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेना चाहता था, लेकिन अदर कंट्री ने किस तरह से मना किया और साथ ही साथ इंडिया ने किस तरह से अपने डेवलप किया वो देखेंगे। जो लैंडर है वो कहीं ना कहीं सबसे सेकंड फेज था इंडिया का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में और वो हमें साफ साफ दिख ही रहा था। जो थर्ड फेज है वो कहीं ना कहीं बिगिन होगी किसके साथ, कोलैबोरेशन इसरो की और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन के, जिसमें लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन वगैरह जो है उसमें जो थर्ड फेज है वो स्टार्ट होगी, जिसमें इन्वॉल्व होगा क्या, एक लैंडर, एक रोवर जो कि स्टडी करेगा किसकी, वाटर आइस की, किस पर, मून के साउथ पोल में। लुपेक्स की अगर बात करें, लुपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन की बात करें, वो कहीं ना कहीं यूज करेगा लैंडिंग सरफेस को, लैंडिंग सरफेस सिस्टम को, जो कि किसके द्वारा बनाया गया होगा, इसरो द्वारा डेवलपमेंट किया गया होगा, क्योंकि इसरो ने पहले भी चंद्रयान 2 और अब जो है चंद्रयान 3 में इसको डेवलप किया है और वो इस जो लुपेक्स मिशन है उसमें क्या करेगा, जापान का कोलैबोरेशन करेगा, जिसके साथ लैंडर को डेवलप करने में वो हेल्प करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी सरफेस कंपोनेंट जो चंद्रयान 2 में हमने फेलियर देखा उसको कहीं ना कहीं ग्रेटर प्रेशर था हमारे पर, बहुत ज्यादा दबाव होता है हमारे साइंटिस्ट के ऊपर और उन्होंने इस दबाव को झेला और दबाव के कारण उन्होंने एक नई चीजों को जो है बनाया और फ्यूचरिस्टिक के लिए और दूसरे कंट्री के लिए भी रास्ता खोला कि वो भी आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो रसिया है, हमने क्या किया था, जब चंद्रयान 2 हमने बनाने की सोची थी तो वहां पे हमने रसिया से भी मदद मांगी थी कि आप जो है हमें जो लैंडर है वो आप हमें क्या कीजिए, प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि हम वहां पे ठीक तरीके से लैंड कर सकते। लेकिन जब उनका एक मिशन फोबो ग्रंट मिशन जो है 2011 में फेल हुआ तो वो जो इसरो का प्रॉमिस था वो कहीं ना कहीं टूटने लगा और उसके बाद इसरो ने खुद ही अपना रास्ता चुना कि हम जो है खुद अपने लिए क्या करेंगे, अपने लिए जो है चंद्रयान 2 के लिए अपने लिए रोवर जो लैंडर जो है उसको डेवलप करेंगे और उन्होंने इस चीज को किस तरह से करके भी दिखाया और साथ ही साथ चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं हो पाया, जिसके कारण हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जो कि अब सफल हो चुका है। अगर हम इसरो की फाइनली बात करें, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर मिशन के लिए एक फिक्स पाथ जो है बनाता है, जो कि कुछ टाइम के लिए डेविएशन भी हो गया था, जैसे चंद्रयान 2 के लिए 2 के टाइम पे और कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से क्या हो गया था, थोड़ा डेविएट हो गया था। लेकिन हम अगर प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन में हम लोग अभी भी पॉलिटिकल एक्सपेंशन और फाइनेंशियली एक्सपेंशन को क्या कर रहे हैं, अपने धीरे धीरे इन चीजों में ला रहे हैं। अगर बात करें सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 की, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन अब जो है जो प्रोवाइड करेगा उसके वजह से इसरो की जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो क्या होगी, एक अलग ही लेवल पे होगी, एक अलग ही स्टेप पे होगी, जिससे अगर हम बात करें अब
जो है इसरो जो है जो अलग स्टेप पे बात करने की बात कर रहा है, जैसे सैटेलाइट को जो पावर मिलेगी वो इलेक्ट्रिक मोटर से मिलेगी, क्वांटम कम्युनिकेशन से मिलेगी, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से मिलेगी, और जो रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल है उनसे कहीं ना कहीं उनको जो है पावर जो है मिलने की बात की जा रही है। और यहाँ पे और भी नाम दे रखी है, प्लेनेटरी हैबिटेट, इंटरप्लेनेटरी कम्युनिकेशन, इस तरह की कुछ चीजों से वो क्या करेंगे, पावर जो है जनरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो आप देखते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हैं, अब वो पावर जो है और साथ ही साथ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, अब वो इन सब चीजों को पे भी काम करेंगे। जो अगर बात करें इसकी डिमांड कहीं ना कहीं कॉमर्स ऑफ स्पेस की बात करें, इसकी डिमांड कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ने लगी, और लोअर कॉस्ट में देखिए जब जो की बात करें हम लोग स्पेस एजेंसी की, तो इन्होंने कितनी कम कॉस्ट में इस चीज को बनाया वो भी देखने वाली बात होगी। अगर प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत सारी कंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूशियल हो चुकी है, और वो अपने इनोवेशन को एक्सलेट कर रही है, बढ़ावा दे रही है, और नए नए रास्ते जो है ह्यूमन इंटरप्राइजेस के लिए खोल रही है, जिससे कि इंडिया का डेवलपमेंट जो है हो सके। लेकिन इंडिया का डेवलपमेंट सिर्फ अगर हम लोग पब्लिक तरीके से करें तो वो सही नहीं है। एक्चुअली हमें यहाँ पे काम जो है दोनों तरीके से करना पड़ेगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट इंटरफेस को दोनों को सामने लाना पड़ेगा, जिससे कि उनकी एडवांसमेंट और ज्यादा बढ़े। ठीक है, चलिए आगे के आर्टिकल की बात करते हैं। द यूके इंडिया रिलेशनशिप इज अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी। देखिए क्या बताया जा रहा है, इट इज फैंटास्टिक टू सी इंडिया को जो केमी बेडिनोज है वो यूनाइटेड किंगडम के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी है, और उन्होंने इस आर्टिकल को जो है अपने व्यूज जो है दी है। इन्होंने क्या बताया कि इंडिया जो है इस टाइम पे G20 की मेजबानी कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इतने वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इस चीज की मेजबानी कर रहा है और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कर रहा है, जिससे कि एक वाइटल फोरम को फ्रॉस्टिंग जो है वो मिलेगा। और यूनाइटेड किंगडम की यहाँ जो बिलीफ है कि वो क्या कर सकती है, ट्रेड एज ए फोर्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी का काम कर सकती है, यानी कि वो बिलीव करती है कि यहाँ पे जो ट्रेड है, ट्रेड में ग्रोथ है या प्रोस्पेरिटी है, वो कहीं ना कहीं नई तरीके से आने की बात जो है करती है। लेकिन यहाँ पे इनके साथ साथ फ्री एंड फेयर ट्रेड की भी बात करती है, जिससे कि एट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड के साथ जैसे कि जो कि समझौता हुआ है, और साथ ही साथ एडवांटेज की बात करती है कि न्यूली रिकवर्ड पावर फ्लोज जो है ट्रेड में वो भी कहीं ना कहीं आएगा, जिससे इंडिया हो या हमारे यूके की जो आपकी इकोनॉमी हो वो क्या करेगा, बूम करेगा। लेकिन कोलैबोरेशन ऑन इशू सच एज ग्लोबल वैल्यू में जो चेन रेजिलियंस है या डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम पड़ती हुई नजर आ रही है ग्लोबल ट्रेड में, यानी कि ट्रू वैल्यू की बात की जाए तो वहां पे ट्रू वैल्यू में एक की हार्नेस का काम जो है कर रही है, यानी कि चेन रेजिलियंस और डिजिटाइजेशन ऑफ द ट्रेड की। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की जो अभी की अगर सिचुएशन की बात करें, वो मिडिल क्लास से ग्रोथ हो रही है, और कहीं ना कहीं 2050 तक वो 1 बिलियन जो है क्वार्टर जो है अपर मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास से ग्रो होके बिलियन मिडिल क्लास लेवल तक जो है पहुंच जाएंगे। इस चीज की बात की जा रही है 2050 में। अगर हम कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अगर करंट ट्रेड में अगर दोनों के बीच में रिलेशन और अच्छा हो तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं यूके को ज्यादा मिलेगा, और साथ ही साथ इंडिया को तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कोई भी सीक्रेट नहीं है कि यूके और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो लगभग 36 बिलियन यूरोस तक पहुंच गई है 2022 तक। अगर हम नए फिगर की बात करें, जो यूके की डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस और ट्रेड ने क्या किया, खुलासा किया है, इन्होंने बताया जो इंडिया का पोजीशन है वो कहीं ना कहीं यूके में सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स रहा है। कब से, आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बताया जा रहा है कि यूके का जो है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स रहा है। अगर यहाँ पे बात की जाए 118 न्यू प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने बनाया है, और 8,384 न्यू जॉब्स को जो है यूके में जो क्रिएट जो है किया है। और इम्पोर्टेंट की बात यह है कि हमारे जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन है वो दोनों तरफ से चल रहे हैं, ये नहीं कि एक तरफ से चल रहे हैं, मतलब यूके की तरफ से भी चल रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया की तरफ से भी चल रहे हैं। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, कब से कब तक, आपके अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2023 तक। और यूके यहाँ पे अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो $34 बिलियन जो है इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, यूके ने इन्वेस्ट किया है इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अगर यूके कंपनी की बात करें, उन्होंने भी बहुत सारी जॉब को क्रिएटिंग किया है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे 18 कंट्रीज कंपनी जो है इन इंडिया
जो है कंबाइन हुई है और उनका अगर इंडिया में आई है और उनका अगर टर्नओवर देखा जाए तो $50 बिलियन तक जो है पहुंच चुकी है और लगभग 466 मिलियन थाउजेंड जो है 4,66,640 पीपल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे 2001 में डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो रखे हैं। ठीक है, अगर हम एम्बिशन की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की और एक रिलेशनशिप पार्टनरशिप की बात करें, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया के अनुसार जो ये बता रही है कि मैं इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनसे मिली थी और प्रोग्रेस की बात भी की थी जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हो और साथ ही साथ बायोलेटरल रिलेशन भी क्या हो, बूस्ट हो। कौन बता रही है, जो इनकी लेखिका है जो कि केमी बड़े नोच। ठीक है, तो यूके ने यहाँ पे प्रूव किया है कि हम जो है कहीं ना कहीं एम्बिशन है हमारी कि ट्रेड डील को और ज्यादा नेगोशिएट किया जाए और साथ ही साथ हमारी तरफ से इंडिया को सिक्योर किया जाए कि हम जो है इस तरफ और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ गुड्स की बात की जाती है, सर्विस की बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है और कहीं ना कहीं ये सब टाइमली जो है टाइम टू टाइम जो है वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। अगर हम बात करें व्हाट वी वांट टू डील दैट इज फेयर, अगर हम जो डील कर रहे हैं क्या डील कर रहे हैं जिससे कि हमें फेयर होगा और वर्क्स फॉर दोनों साइड और दोनों साइड ही काम जो है ढंग से होगा और दोनों ही तरफ बिजनेस भी ठीक तरीके से होगा। अगर हमारे बिजनेस रिलेशंस की बात करें वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ होती जा रही है, मजबूत से मजबूत होती जा रही है। अगर बात करें हम लास्ट मंथ की, यूके ने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टाटा ग्रुप है वो इंडिया के आउटसाइड में लगाने की बात की है और उन्होंने उसके बिहाफ पे क्या किया है, टाटा के चेयर जो है नटराजन चंद्रशेखर उनसे भी $4 बिलियन जो है यूरो जो है बात की है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम बात करें यूके और इंडिया की रिलेशनशिप की पार्टनरशिप के, उसको कहीं ना कहीं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से क्या करना चाहते हैं और ज्यादा बढ़ाकर कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टूरिज्म में भी करना चाहते हैं दोनों ही कंट्री। और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे यहाँ पे दोनों की क्या करना चाहते हैं, एक लिविंग ब्रिज बनाना चाहते हैं अपने नेशंस के अंदर। और चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो या फिर कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, हर तरह की चीजों को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर हम बॉलीवुड की बात करें वो कहीं ना कहीं लार्ज ऑडियंस प्रोवाइड करती है आउटसाइड में, इंडिया से बाहर में, जैसे यूके में, क्योंकि यूके की बहुत सारी प्लेसेस पे इंडिया की जो फिल्म है वो शूट हुई है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह की कभी खुशी कभी गम। ठीक है, और बहुत सारी फिल्में हैं जैसे ब्लॉकबस्टर, बड़े मियां छोटे मियां, इस तरह की फिल्म जो है स्कॉटलैंड की एरिया में जो है किस तरीके से शूट हुई है और ये कहीं ना कहीं इंडिया के जो बॉलीवुड और हॉलीवुड का जो कनेक्शन है वो भी काफी अच्छा जो है दिखाता है। अगर हम बात करें इंडियन डायस्पोरा की, वो लगभग 1.6 मिलियन पीपल है जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि यूके की लाइफ जो है अच्छी तरह से चल सके। अगर हम एजुकेशन की बात करें, चाहे वर्कफोर्स की बात करें, इंडियन स्टूडेंट भी अगर बात करें यूके की लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट है। क्यों, इंडिया के जो स्टूडेंट है वो यूके में पढ़ने जो है जाते हैं। अगर हम मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है एक लाइव विद अपॉर्चुनिटी जो है यूके की ना कि यहाँ लॉन्च करने की बात जो है की जा रही है, जिसमें 1.5 मिलियन जो यूरोज है वो मार्केट कैंपेन के लिए डिजाइन करेगी, जिससे कि दोनों ही के बीच में, दोनों ही कंट्री के बीच में, दो कंट्री के बीच में क्या होगी, एक ट्रिमेंडियस बॉन्ड बनेगी और कंटिन्यूसली एक्सचेंज होगी पीपल्स की आइडिया, पीपल्स और कल्चर जो है उनके बीच में एक्सचेंज होगी। अगर हम यूके की एम्बिशन की बात करें, वो अपने ट्रेड को क्या करना चाहते हैं, इंडिया में डबल करना चाहते हैं 2030 तक। उनका कैंपेन है कि उनका एम है कि वो स्टिमुलेट करे अपने इंटरेस्ट को, जिससे कि यूके की गुड्स एंड सर्विस जो है यूके की वो क्या हो सके और ज्यादा बढ़ सके और साथ ही साथ बिजनेस ट्रेड इंडिया के साथ और ज्यादा बढ़ सकते हैं और जिससे अट्रैक्ट होगा न्यू इंडियन इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों ही कहीं ना कहीं कंट्रीज है वो सेलिब्रेट करेगी बिजनेस हो, ट्रेड हो, कल्चर, स्पोर्टिंग लीग को, क्योंकि बिटवीन इंडिया एंड आपके यूके। ठीक है, जिससे कि इनकी रिलेशन क्या होगी और ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा है। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।